आज फिर देश की आज़ादी की लड़ाई जो पंजाब के किसानों ने शुरू की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू की, पूरा देश उनको सादर प्रणाम करता है। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जिस समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय यही आरएसएस वाले गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। कौन है सरसादी लाल जिसके कारण भगत सिंह को फांसी मिली? कौन था सूर्य नारायण शर्मा, हेडगेवार का दोस्त था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लगी? 221 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उसमें से 193 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई होती तो ये भाजपा आरएसएस के नेता कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े निकलते। मित्रों, ये विपक्षियों की साजिश है। कान में कहा गया था नेहरू जी, गांधी जी कि जसोदाबेन को छोड़ दो, तुम प्लेटफॉर्म बेच दो, प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम बढ़ा दो। कहाँ जाता है पैसा? प्रधानमंत्री सावन के झूले झूल रहे थे। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। झूला झूल रहे थे, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। गुजरात में देख लीजिए, जिंदा को वैक्सीन नहीं, मरे हुए को वैक्सीन मिल रहा है। गोडसे सावरकर को भी लगा लेते। चोर तो शुरू से है ये। देखो, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर घर से ही सीखता है चोरी करना। तो ये घर से ही चोर था, आज ये देश में चोर है। जय श्री राम बोलिए, जय हिंदू खतरे में है। इससे बड़ा हिंदू खतरे में कब होगा? अगर हिंदू को बचाना है, देश को बचाना है, तो भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा। देश के 99% लोगों की आय में कमी हुई है और अंबानी अडानी जो इनका रिश्तेदार है बाबा रामदेव, दिन प्रतिदिन संपत्ति बढ़ता जा रहा है। कहाँ से भैया? जितने क्राइम देश में देखेंगे सब में भाजपा का नेता शामिल होगा। कोई एम्बुलेंस चोर है, कोई हथियारों का सप्लायर है। गाय के बच्चे को पता है कि गोबर नहीं खाना है, मूत्र नहीं पीना है, तो आप समझिए ये लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। चले थे वैक्सीन गुरु बनने, हैं? वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में भारत को शमशान गुरु बना दिए। पूरे विश्व का दौरा कर लिया और इनको दिल का दौरा पड़े तब तो भारत की खुशहाली होगी, या तो जसोदाबेन की तरह छोड़ दें। और जब कोरोना की बात थी तो प्रधानमंत्री के अहंकार, अज्ञानता और दलाली ने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। जब अगस्त और सितंबर के महीने में चाइना में कोरोना का संक्रमण वुहान शहर में था, तो क्या प्रधानमंत्री जी मुजरा कर रहे थे कि ठुमका गा रहे थे? डो मई दीदी गई, डो मई दीदी मेरी नाक कट गई। टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है। अब जाके क्यों नहीं बोलता है तारी पार गृह मंत्री, भाजपा का अध्यक्ष नड्डा, तेरा चड्डा गीला कर दूं? अब जय श्री राम बोल के तुम बेड मुहैया कराओ, अब जय श्री राम बोलकर ऑक्सीजन मुहैया कराओ। और किसानों को बदनाम करने के लिए देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दिखाते हैं। क्यों नहीं आरएसएस और जो बीजेपी के जो तमाम संगठन हैं उनको विदेश से जहां से फंड आया उस पर काहे नहीं देखा जाता है, फंदा कसा जाता है? नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हमने भाजपा नेताओं को दलाली दी। जानबूझकर देश को गर्त में ढकेलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। जो मोहन भागवत कहते हैं कि मुक्त हो गया, तो आप ही शमशान में क्यों नहीं चले जाते? आप भी मुक्त हो जाइए। क्यों आप देश को लूटने के लिए बैठे पड़े हैं? 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, मतलब रामदेव बाबा, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति देना। धमकी भाजपा के नेता का बस नहीं चलता। वो हमारी कब हत्या करा दे, झूठे मुकदमे में फंसा दे, इसकी कोई मतलब नहीं है। वो लोग लगातार कोशिश में रहते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब दा स्वागत है। काले कानून आए नूं अज पूरा 1 साल हो चुका है। पिछले साल 5 जून नूं काले कानून आए सन। उस वे पंजाब दे विच अलग-अलग जगह ते प्रोटेस्ट हुंदे ने, तां 26 नवंबर नूं पंजाब ते अलग-अलग सूबे पहुंच जाते हैं दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते। उस वे अलग-अलग दिल्ली के जो एक्टिविस्ट ने, जो समाजिक मुद्दों ते बोलते हैं, वो भी मोर्चे विच आके अपनी हाज़री भरते हैं। लगभग 6 महीने हो गए ने मोर्चा जिहड़ा दिल्ली दीआं बूहां ते बैठा है। तो एक्टिविस्ट पंकज नाल आपां गलबात करांगे जो दिल्ली दे विच रहिंदे ने, और जानने की कोशिश करांगे कि 1 साल हो गया और 6 महीने दिल्ली मोर्चे उत्ते हो गए ने। अलग अलग जगह जो मोर्चे लगे ने 6 महीने हो गए ने, सरकार गल मन क्यों नहीं रही है? की कारण है भी 6 महीने किसान जो ने वो दिल्ली दी बूहां ते बैठे ने? कित्थे जाके सरकार जो है वो हैंकड़बाजी विच आ गई है? पंकज श्रीवास्तव साढ़े नाल ने, उन्हां नाल गलबात करांगे और गल करोना ते भी करांगे। जो तुसीं लाशां देखियां सी गंगा विच तैरदियां होईयां, उन्हां दी गलबात करांगे। पंकज नाल आपां
गलबात करने। पंकज जी, पिछले साल 5 जून को जो 3 काले कानून आए थे, 1 साल हो चुका है, और 6 महीने लगातार ही मोर्चा लगा हुआ है दिल्ली के अलग अलग जगह के ऊपर। क्या लगता है आपको, सरकार कहाँ पे आपको लगता है जाके अकड़ गई है, या बोल दे कि हैंकड़बाजी में आ गई है, वो बिल वापस भी नहीं ले रही है? और दूसरी तरफ कुछ समय पहले देखा था कोरोना का इतना डरावा दिया कि ये शायद मोर्चा जो है यहाँ से उठ के चला जाएगा। तो क्या लगता है आपको सरकार की नीयत क्या है? कोरोना का इतना बड़ा एक जो आसपास दिल्ली के आसपास जो स्टेट थे, कोरोना से तो बच जाएंगे, नमूना से कौन बचाएगा? पूरे देश को नमूना से लड़ना है, कोरोना से नहीं घबराने की बात है। और जब कोरोना की बात थी तो प्रधानमंत्री के अहंकार, अज्ञानता और दलाली ने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए पूरे लंका को जलाया, और नरेंद्र मोदी अधर्मी कुकर्मी सरकार ने, मौतों के सौदागर महानीच प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। एक बात बताइए, जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा, जब अगस्त और सितंबर के महीने में चाइना में कोरोना का संक्रमण वुहान शहर में था, तो क्या प्रधानमंत्री जी मुजरा गा रहे थे कि ठुमका गा रहे थे? क्या प्रधानमंत्री को संज्ञान नहीं लेना था? क्या दिल्ली में चुनाव कराना जरूरी था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी जरूरी थी? क्या 23 मार्च तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनानी जरूरी थी? ये सवाल पूछता है भारत, और नरेंद्र मोदी जैसे महानीच प्रधानमंत्री पर थूकता है भारत। यह सवाल उठता है कि जब कोरोना था तो क्या आपको देश की आवाम की चिंता नहीं थी? आप की तरह कूद कूद कर कभी बिहार में, कभी हैदराबाद में, कभी बंगाल में, डोमई दीदी गई, डोमई दीदी मेरी नाक कट गई, टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोलता है। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? और पूरे देश की शक्ति को झोंक दिया बंगाल चुनाव में। अब जाके क्यों नहीं बोलता है तारी पार गृह मंत्री, भाजपा का अध्यक्ष है नड्डा, तेरा चड्डा गीला कर दूं, अब जय श्री राम बोल के तुम बेड मुहैया कराओ, अब जय श्री राम बोलकर ऑक्सीजन मुहैया कराओ। वो काम तो होगा नहीं भाजपा के नेताओं से, क्योंकि ये गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों की टोली हैं। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। आज भी अगर बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं हैं, जो अगर उसकी जांच हुई तो बाहर के देशों से पैसे मिले इनको देश को गर्त में ढकेलने के लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सुधीर चौधरी तिहारी डीएनए में किसानों पर करता है डीएनए, और किसानों को बदनाम करने के लिए देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दिखाते हैं। क्यों नहीं आरएसएस और जो बीजेपी के जो तमाम संगठन हैं उनको विदेश से जहाँ जहाँ से फंड आया उस पर काहे नहीं देखा जाता है, फंदा कसा जाता है? एक बात बताइए, देश का किसान देश की राजधानी में नहीं जा सकता है, लेकिन पूनावाला भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, अंबानी अडानी देश छोड़ के चले जाते हैं। विजय माल्या के साथ साथ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे तमाम लोग बाहर के देशों में भाग जाते हैं, और सरकार हाथ पर हाथ धर के मुजरा गा रही होती है, देश में देश जला रही होती है। नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हमने भाजपा नेताओं को दलाली दी, जानबूझकर देश को गर्त में ढकेलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। जो मोहन भागवत कहते हैं कि मुक्त हो गया, तो आप ही शमशान में क्यों नहीं चले जाते? आप भी मुक्त हो जाइए, क्यों आप देश को लूटने के लिए बैठे पड़े हैं? भाजपा के लोगों ने देश को गर्त में ढकेला। जब ये 3 कृषि काला कानून आज के दिन ही लाया गया, कोरोना जैसे आपदा के समय, जब देश में लोगों को घर घर राशन पहुंचाना था, सैनिटाइज कराना था, जब लोगों को रोजगार नहीं है तो लोग आर्थिक सहायता देनी थी, 35,000 करोड़ रुपया कोविड के नाम पर विशेष फंड किया गया था, कहाँ है पैसा? पहली बार जो भाइयों बहनों मित्रों जो गंगा साफ नहीं कर सकते उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। बताइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भाजपा की सरकार है, आखिर गंगा में लाशें कहाँ से आ रही हैं? आज भी आप देख रहे होंगे, इनका काम सिर्फ सत्ता में चिपके रहना है। बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों की करारी हार होने के बावजूद देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा बंगाल की सरकार को अस्थिर किया जा रहा, दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, कभी पंजाब में जाके करते हैं। एक भी संगठन बता दे, भाजपा आरएसएस की कोई भी संगठन
कि इन्होंने जय श्री राम बोलिए, जय हिंदू खतरे में है, इससे बड़ा हिंदू खतरे में कब होगा? अगर हिंदू को बचाना है, देश को बचाना है, तो भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश को गर्त में ढकेल रही है। अच्छा, आपने इतना कुछ बोला है बीजेपी को लेके, सवाल ये है, अभी मैं किसानी मुद्दे पे आता हूँ, फिर कोरोना पे फिर बात करते हैं। आज पूरा 1 साल हो गया कानून आए हुए, क्या लगता कहाँ पे बात फंसी होगी? केंद्र सरकार अब बात क्यों नहीं करना चाहती है? 26 जनवरी के बाद कोई भी बात करने को उन्होंने सुझाव या कोई भी पत्र नहीं दिया है, तो कहाँ बात फंसी है? क्यों नहीं मान रही सरकार कि इनकी मांगे मान ली जाएं, जब बैठ के फिर से बात शुरू की जाए? देखिए, हेडगेवार के बाद द्वितीय गुरु थे आरएसएस के एमएस गोवलकर, उसकी किताब है वी आर अवर नेशनहुड। उसमें साफ लिखा हुआ है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, मतलब रामदेव बाबा, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति देना। एक बात बताइए, देश के 99% लोगों की आय में कमी हुई है, और अंबानी अडानी जो इनका रिश्तेदार है बाबा रामदेव, दिन प्रतिदिन संपत्ति बढ़ता जा रहा है। कहाँ से भैया? और किसी बाप का दिन नहीं है जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर ले। कितना बड़ा चैलेंज है, मतलब नरेंद्र मोदी के बाप का भी औकात नहीं है, तारीपार गृह मंत्री के बाप का भी औकात नहीं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है। एक साइकिल पर बेचने वाला, मट्ठा बेचने वाला आदमी शहद में चीनी मिला के बेचता है, मूत्र को कहता है गोनाइल, फिनाइल के बदले में गोनाइल, गोनाइल खरीदिए, गायों को कत्ल खाने में जाने से बचाइए। बताइए कहाँ से भैया? और वो भी गौ का मूत्र 150 रुपये लीटर बेच लेता है। ये सारा फर्जीवाड़ा देश को जानबूझकर गर्त में ढकेल रहा है, और भाजपा सरकार इसलिए बैकफुट पर नहीं है। आप समझिए, किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना, पूरा टीवी विज्ञापन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता रहे, ऑनलाइन मीडिया, 500 रुपया महीना, 12 पंचे 60, 6,000 रुपया सालाना। और हमारे डीएपी खाद पर 700 रुपया 50 किलो के बोरे पर बढ़ा दिया, यानी 1400 रुपये। समझ रहे, 14 रुपये प्रति किलो। पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना से अधिक हो गया, 100 के पार हो गया। आप समझिए, तो जो प्रधानमंत्री कह रहे थे किसानों की आय दुगुनी करने की बात, तो ये तो हमारा किडनी बेच देंगे। और जो ये अंबानी अडानी से दलाली खा रखे, एक्चुअली सारा खेल दलाली का है। सारा खेल भाजपा सरकार अंबानी अडानी की दलाली का है। जब से अंबानी ने बिग बाजार को टेक ओवर किया, जब अडानी ने गौतम एग्रो लिमिटेड खोला, तब से ही सारा खेल चल रहा। पेट्रोल का अभी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कई जगह पे 100 के पार हो गया। कच्चे तेलों के दाम घटे हुए हैं, बहुत कम है, तो ये बढ़ाते जा रहे हैं दाम। तो क्या लगता है इनको, गरीब आदमी की चिंता भी है कुछ, कि गरीब क्या खाएगा, क्या पिएगा? ऊपर से भाजपा के नेता खुद कहते हैं, जिनको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है, वो खाना पीना छोड़ दे। अगर ये खाना पीना छोड़ देंगे, ऐसे बयान आएंगे, तो फिर क्या होगा देश का? एक्चुअली क्या है, भाजपा पूरी की पूरी जंगली जानवरों की पार्टी है, गुंडा मवालियों की पार्टी है। आप समझिए, जितने क्राइम देश में देखेंगे, सब में भाजपा का नेता शामिल होगा। कोई एम्बुलेंस चोर है, कोई हथियारों का सप्लायर है, कोई बच्चों का तस्करी करने वाला है, कोई गैंगरेप का आरोपी है, कोई कुछ भी देखिएगा, सारे जितनी घटनाएं हैं देखिएगा भाजपा में मिलेंगे। अगर आपके बच्चे जिद करें सर्कस दिखाने के लिए, तो आप ले जाना भाजपा नेताओं की फोटो दिखा देना, सारे जंगली जानवर मिल जाएंगे। कोई कहता है भाभी जी पापड़ खा लो, कोई कहता है गो करो ना गो, कोई कहता है गौमूत्र पी लो, कोई गोबर खा लो। गाय के बच्चे को पता है कि गोबर नहीं खाना है, मूत्र नहीं पीना है, तो आप समझिए ये लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। रह गई बात कि भाजपा के नेता लगातार अनर्गल बयान सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए देते हैं। जिस दिन देश में आपको अगर देखना है निजीकरण का क्या होता है, कृषि कानून का क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप अस्पतालों में जाके देखिए। सरकारी अस्पताल में मरीज होता है, अब प्राइवेट अस्पताल में वही ग्राहक होता है। उन ग्राहकों के साथ क्या होता है, सारा खेल समझ में आ जाएगा। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में डिफरेंस देख लीजिए। ये लोग फिर यही अनाज का काम करेंगे। अभी हरियाणा में सरकार ने एक जारी की है कि सरसों के तेल नहीं मिलेंगे, कल कुछ भी हो सकता है, गेहूँ नहीं मिलेगा। समझिए, इसी बात के लिए तो किसान यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। मुझे फक्र है कि मैं बिहार से आता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से आता हूँ। आज रियल में अगर कोई हीरो है, पूरा पंजाब भगत सिंह बन चुका है, और ये देश को निश्चित आज़ादी मिलेगी। जिस समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय यही आरएसएस वाले गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। कौन है सर सादी लाल, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी मिली?
कौन था सूर्य नारायण शर्मा, हेडगेवार का दोस्त था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ी। जिस समय देश, आज ये टीवी वाले और भाजपा आरएसएस के नेता भरवा और खालिस्तानी शब्द यूज करते हैं। इन भाजपा आरएसएस नेताओं को ये पूछिए कि तुम्हारे चंदन की हिफाजत किसने की, तुम्हारी माँ बहन बेटियों की हिफाजत किसने की, तुम्हारे जनों की हिफाजत किसने की। जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई। 193 लोग, आप समझिए, 221 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उसमें से 193 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से थे, कोई तो था नहीं। अब ये तो देखिए, जिंदा को वैक्सीन नहीं मिल रहा, मरे हुए को गुजरात में वैक्सीन दे रहे, समझिए। नाथूराम गोडसे को भी दे देते हैं, सावरकर को भी दे देते, अपने बाप दादाओं को भी दे देते। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी। कृत्रिम लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया, और ये मौतें नहीं है, ये नरसंहार है। जो मोदी सरकार ने भारत में एक नरसंहार का खेल खेला, जिस समय इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोका जाता, मैक्सिट अस्पताल बनाए जाते, देश में रैलियां नहीं कराई जाती, जो देश से सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेची, ये नहीं बेचना था। जो ऑक्सीजन इन्होंने बाहर के देशों को बेची, उसको नहीं बेचना था। चले थे वैक्सीन गुरु बनने, हैं? वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में भारत को शमशान गुरु बना दिए, पूरे लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अच्छा, वही वैक्सीन भारत में हर एक आदमी को घर घर जाकर देते। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई होती, तो ये भाजपा आरएसएस के नेता कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े निकलते। तो देश की अब देखिए ना, कितना अहंकार और अय्यास प्रधानमंत्री है। अय्यास किस्म का है, कौन सा नशा करता है, नशेड़ी प्रधानमंत्री है, पता नहीं कौन सा नशा करता है। प्रधानमंत्री को जब देश में आफत विपता आई हुई है, देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को 17 एकड़ में घर बनाना था, रावण की तरह सोने का महल बनाना था? क्या ये नए संसद भवन बनाने थे? क्या अपने लिए विशेष विमान लेना था? जहां सुई की जरूरत थी, वहां अपने लिए विशेष विमान खरीद रहे। जहां दवाइयों को, बेडों की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वहां नए संसद भवन बनाए जा रहे। विश्व में 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी के संसद भवन में लोग बैठे पड़े हैं। ऐसा कौन सा नशा करते हैं मोदी जी? आप कितने बड़े नशेरी हैं कि आपको देश की जनता का आवाम चीख पुकार नहीं दिखाई दे रही। हर सेक्टर के आदमी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अगर वो किसान हैं तो परेशान है, अगर वो बेरोजगार हैं तो परेशान है, कोई अगर व्यापारी है तो परेशान है, कोई ट्रांसपोर्टर है, वो आप ट्रांसपोर्टरों की स्थिति देख लीजिए। कोई 15 लाख में बस खरीदा, 20 लाख में चेचिस बनाई, रोड टैक्स दिया, नेशनल परमिट का टैक्स दिया, पॉल्यूशन दिया, उसकी गाड़ियां नहीं चल रही है, मुफ्त में चला गया। उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी, उस पैसे से गाड़ियां खरीदी, अपने बीवी के, बहन बाम बेटियों के गहने जेवर बंधक रख के लोन लिया, और उनके तो सारे पैसा ईएमआई में चला गया। अच्छा, पूरे देश को सोसाइट की स्थिति में ढकेल दिया प्रधानमंत्री ने। अच्छा, एक और सवाल है कि अब आगे क्या? अगर आप इतनी बातें बोल रहे हैं, अब आगे क्या होगा? क्या लोग जागेंगे? चलो, आप तो अपनी बात रखते हो, एक्टिविस्ट हो, आप बंगाल भी जाके आए हो, 2-2.5 महीने वहाँ पे भी लगा के आए हो। लोग क्या करेंगे आगे जाके? अगर ऐसे महंगाई बढ़ती रही तो किसके आगे फरियाद लगाएंगे? एक जब एमएलए या कोई एमपी होता है, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कि महंगाई ज़्यादा होगी, आप पेट्रोल के दाम कम करो, इसके ऊपर दाम कम करो, खाना नहीं लोगों को मिल रहा। तो क्या होगा देश का आगे जाके? कुछ अच्छा होने वाला है? कुछ अच्छा होगा क्या? लोग फिर से बोलेंगे कि अच्छा प्रधानमंत्री आए, या लोग सवाल उठाएंगे? 2 ही कंडीशन में अच्छा हो सकता है भारत में, या तो प्रधानमंत्री को दिल का दौरा पड़े, या प्रधानमंत्री खुद गद्दी छोड़ दें। जैसे इन्होंने जसोदाबेन को छोड़ा, पूरे विश्व का दौरा कर लिया, और इनको दिल का दौरा पड़े, तब तो भारत की खुशहाली होगी। या तो जसोदाबेन की तरह छोड़ दें। समझिए, सवाल उठता है कि जो प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहा है, जो कहता था मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था, जहाँ इतना बड़ा पनौती, जहाँ चाय बेचते जिस स्टेशन पर चाय बेचा, उस भाइयों बहनों, मित्रों, ये विपक्षियों की साजिश है। कान में कह गया था नेहरू जी, गांधी जी कि जसोदाबेन को छोड़ दो, तुम प्लेटफॉर्म बेच दो, प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम बढ़ा दो। कहाँ जाता है पैसा? आप समझिए, पहले के रेल मंत्री के समय में प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 3 रुपये थे, फ्लैक्सिबल रेट नहीं था, जनरल टिकटों पर 225% बढ़ा दिया। ये सब सोचने की बात है। देश की जनता ने सोचा, पूरी बंगाल में पूरी ताकत लगा रखा था इन्होंने। बंगाल की जनता ने तय किया था, हरियाणा से शुरुआत हुई, हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप,
बंगाल में इनका हुआ मुंडी साफ। अब इनको ये मुंडन हुआ इनका बंगाल में, अब यूपी में होगा इनका मुंडी साफ। इनका हाथ साफ होगा उत्तरांचल में, दूसरा हाथ साफ होगा पंजाब में, राजस्थान में इनका पैर जाएगा। पूरे देश से इनका भगवान श्री कृष्ण की तरह जनता सुदर्शन उठा चुकी है। पूरी भाजपा मुक्त होगी और देश फिर से खुशहाल होगा। ये चले थे भारत को विश्वगुरु बना दिया बेरोजगार गुरु, बीमार गुरु। बताइए आने। एक आखिरी सवाल है कि ऑक्सीजन को लेके पूरे देश में, दिल्ली में जो आसपास स्टेट है जहाँ पे किसान ज़्यादा हैं, किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बार बार ऑक्सीजन को लेके मुद्दे उठाए जा रहे थे भी ऑक्सीजन कम है। जबकि अगर भारत सरकार को पता था भी ऑक्सीजन कम है, पिछले साल इनको पता भी कोरोना था, अपना इंतजाम क्यों नहीं इन्होंने किया? रैलियां करते रहे, डराया जा रहा था कि किसानों को डराया जा रहा था ऑक्सीजन कम नहीं है, ये मोर्चा छोड़ के बीच में वापस चले जाएंगे। और सिर्फ हुआ भी जो दिल्ली के आसपास स्टेट है जहाँ पे किसान ज़्यादा, यहाँ बैठे हैं। साउथ में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, बेंगलोर में नहीं हुआ, कलकत्ता में नहीं हुआ, फिर यहाँ क्यों हुआ आसपास स्टेटों में? 2019 में अगस्त और सितंबर महीने में चाइना के वुहान शहर में कोरोना हुआ। प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री सावन के झूले झूल रहे थे। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस, झूला झूल रहे थे, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। समझिए, जब पता था प्रधानमंत्री को कि चाइना में कोरोना हुआ, तो शी जिनपिंग के साथ हजारों टन सब्जी बर्बाद कर देश में झूला क्यों झूल रहे थे भैया? क्यों झूल रहे थे? जब आपको 30 दिसंबर को पहला केस आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा, तो आप दिल्ली चुनाव में अपने 300 सांसद, 40 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दल के नेताओं के साथ ये रंगा बिल्ला दोनों घर घर पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। महीनों का समय लगा। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, जहां इन्होंने अपने 13 साल के कुकर्म को छुपाने के लिए चलो झूठ के पार चलो 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनाई, ट्रंप को दिखाया गया। उस गुजरात में देख लीजिए, जिंदा को वैक्सीन नहीं, मरे हुए को वैक्सीन मिल रहा है। गोडसे सावरकर को भी लगा लेते। अब देखिए, उसके बाद 23 मार्च तक, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनी, विधायकों की खरीद फरोख्त कर, तब तक देश से कोरोना को छुपाया गया। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, उसके बाद बिहार चुनाव, फिर हैदराबाद के नगर निगम, प्रधानमंत्री नगर निगम के चुनाव में जाता है बीमार का, हॉस्पिटल का जायजा करते हैं, बोलते हैं जय श्री राम। हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ बोलने में शर्म आता है। ये लोग, रामायण में आपने देखा होगा, जब ये लॉकडाउन लगाए 24 तारीख को अनप्लान्ड लॉकडाउन, रामायण में भगवान राम के भाई मूर्छित होते हैं तो भगवान राम संजीवनी बूटी मंगाते हैं, सुसैन वैद्य को बुलाते हैं। मतलब भगवान राम ने ये कहा कि दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। ये कुकर्मी राक्षसों की प्रवृत्ति के लोग वही कालनेमी राक्षस की तरह पूरा का पूरा इन्होंने स्वास्थ्य सेवा को चौपट किया। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री मटर छिल रहा होता है, लूडो खेल रहा होता है, ये व्यापार मंत्री हो गया। इनके पूरे अनपढ़ जाहिलों की टीम है। और पूरा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लोग, पता नहीं भाजपा के नेता लोग किसानों को लेके यहाँ पे क्यों ऑक्सीजन की बात मैंने की है, अभी खत्म होगी। ये तो सरकार का काम है ना, सरकार रखे ऑक्सीजन का इंतजाम करे ना। ऑक्सीजन रखे, ये रखा कहाँ? ये तो घर में था, तो घर में चोरी किया था, तब आपको हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पता नहीं है, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगी है। चोर तो शुरू से है। ये देखो, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर घर से ही सीखता है चोरी करना। तो ये घर से ही चोर था, आज ये देश में चोर है। इससे बड़ा, मोदी से बड़ा चोर ये चोर ही, चौकीदार चोर ही नहीं है। आप समझिए कैसे हुआ। रावण आया साधु का भेष लेकर, मारीची आया हिरण का भेष लेकर, कालनेमी आया साधु का भेष लेकर, फिर ये चौकीदार बनकर आया। चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, भारत का लुटेरा है। जिसने जितना विदेशी शासकों ने देश को नहीं लूटा, नरेंद्र मोदी ने लूटा। जितना डलहौजी ने देश को नहीं लूटा, उतना नरेंद्र मोदी ने लूटा। किसान क्या करें अब, जिनको डराया जा रहा था ऑक्सीजन के नाम पे? सवाल वहीं पे खड़ा है, क्योंकि मैं तभी बाबर पूछ रहा हूँ, आप दिल्ली में थे ना, आप भी तो दिल्ली में थे, क्या आप भी डरे कभी ऑक्सीजन नहीं है? कभी सोचा आपने भी आपकी भी मौत हो जाएगी? कोरोना इम्यूनिटी की बात है, आपके शरीर में शक्ति होगी। प्रधानमंत्री जाहिल और बेशर्म निर्लज है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले लोगों को रोजगार की व्यवस्था करनी थी, स्वास्थ्य की बात करनी थी। लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि वो खाना नहीं खाएंगे। जब खाना नहीं खाएंगे तो दुनिया की सारी बीमारियां अपने आप आएगी। समझिए,
देश की राजधानी दिल्ली में जाके देखे, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। प्रधानमंत्री किसान आंदोलन पर पड़े हैं, चूँकि उनकी जो उन्होंने अंबानी अडानी से दलाली खाई है। प्रधानमंत्री चंदा चोर हैं। आप समझिए, भारत का प्रधानमंत्री कितना बड़ा फ्रॉड है। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी। बिहार के छपरा की रहने वाली है लक्ष्मी देवी, जो भगवान राम को गंतव्य तक पहुंचाया, नदी पार कराया, उसी समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की और उस लक्ष्मी देवी को घर नहीं दिया। तो सोचिए, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री चोर है, लुटेरा है, डकैत है, फ्रॉड है। तो इसके बाद एक नंबर का झूठा का सरदार है, तो इसलिए उसकी बात को सुनने का मतलब ही नहीं। ठीक, सारी गलबात सुनिए। साडे नाल मौजूद सन पंकज एक्टिविस्ट ने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ शुरू हो जाता। अच्छा, आपको कभी धमकी आई है? सही बोलना। देखिए, धमकी भाजपा के नेता का बस नहीं चलता। वो हमारी कब हत्या करा दे, झूठे मुकदमे वो फंसा दे, इसकी कोई मतलब नहीं है। वो लोग लगातार कोशिश में रहते हैं। लेकिन फिर मैं देश के लोगों से कहता हूँ, अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस सरीखे लोग, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अगर घरों में कैद होते, अपनी जान की परवाह करते, देश आज़ाद नहीं होता। आज फिर देश की आज़ादी की लड़ाई जो पंजाब के किसानों ने शुरू की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू की, पूरा देश उनको सादर प्रणाम करता है। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। खुद सुन लिया भी आज़ादी की लड़ाई लैण वास्ते पंजाबियों ने ही पहला अपना पैर रखा सी, उस तो बाद दूजी लड़ाई ये भी कहते हैं पंकज। पर जो भी जुल्म वधदा, पिछले 500 साल का इतिहास देखोगे, सिखों का लगातार ही कोई ना कोई व्यक्ति आके उसने जुल्म नूं ठल्लिया है। ये डेमोक्रेटिक लड़ाई है, जिस संविधान के तहत आप रह के गल करनी है। फिर कोई भी व्यक्ति को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, बोलने का भी, किसी को निंदन का भी अधिकार है, पर तत्थां दे नाल। सारी गलबात सुन ली है पंकज की। पेज को लाइक करना, वीडियो शेयर करना, ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुँच सके।